नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं ABSC से। आज हम यूनिट नंबर 2 करेंगे, बाल्यावस्था एवं विकास प्रक्रिया की। तो यूनिट नंबर 2 में देखते हैं अपन सबसे पहले छोटे क्वेश्चन, लघु उत्तरात्मक प्रश्न वो करेंगे और उसके बाद में करेंगे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन। तो सबसे पहला प्रश्न दिया है, व्यक्तित्व की उचित परिभाषा दीजिए। व्यक्तित्व यानी क्या होता है? पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी शब्द किससे बना है? ये लैटिन पर्सोना शब्द से बना हुआ है। पर्सोना का अर्थ है मास्क या नकली चेहरा। तो इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में देखने पर व्यक्तित्व का अर्थ किसी व्यक्ति का बाह्य रूप, उसका चेहरा, वस्त्र, रंग एवं रूप आदि है। यानी बाह्य जो प्रकृति बनी हुई है व्यक्ति की, वही होता है व्यक्तित्व, जबकि ऐसा व्यक्तित्व नहीं होता। परंतु व्यक्तित्व का निर्धारण करने के लिए बाह्य रूप से ही आधार बनाना पर्याप्त नहीं है। ठीक है, बाह्य रूप से देखकर उसका व्यक्तित्व का पूरा अनुमान लगाना वो भी गलत है। व्यक्तित्व के बाह्य स्वरूप के साथ साथ उसका आंतरिक स्वरूप भी है जो उसके व्यवहार से परिलक्षित होता है। यानी पूरा व्यक्तित्व होता है वो बाह्य रूप और उसका आंतरिक स्वरूप होता है, उसे व्यक्तित्व कहते हैं। तो वैसे तो व्यक्तित्व की अनेक विद्वानों और मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी है, किंतु इसकी संपूर्ण और उचित परिभाषा के रूप में हम G.W. आलपोर्ट की परिभाषा को स्वीकार कर सकते हैं। अब आलपोर्ट ने क्या कहा है? आलपोर्ट 1961 ने व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए लिखा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोदैहिक संस्थानों का वह गत्यात्मक संगठन है जो कि उसके वातावरण के प्रति होने वाले अनोखे समायोजन का निर्धारण करता है। तो ये परिभाषा दी आलपोर्ट ने। अब इस परिभाषा की व्याख्या भी करते हैं। तो इसमें कौन कौन से शब्द आए? पहला शब्द है व्यक्तित्व, और दूसरा शब्द है मनोदैहिक, और क्या है गत्यात्मक, और क्या है संगठन, संगठन के बाद है वातावरण। तो इन सभी 5 शब्दों की अपन व्याख्या करेंगे। सबसे पहले मनोदैहिक संस्थान यानी साइकोफिजिकल सिस्टम। व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंतर्गत उनके सभी आंतरिक और बाह्य संस्थानों को शामिल किया जाता है। यानी मन यानी आंतरिक मन का, और दैहिक यानी शरीर। इस प्रकार से अपन याद रख सकते हैं, मन और शरीर। मन हो गया आंतरिक और ये हो गया बाह्य संस्थानों को शामिल किया जाता है, तो उसे मनोदैहिक संस्थान कहा जाता है। गत्यात्मक यानी डायनेमिक, गत्यात्मक यानी गतिशील होना। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व गतिशील होता है, अर्थात उसके व्यक्तित्व में समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता है। नंबर 3 आ गया संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि व्यक्ति का व्यक्तित्व विभिन्न प्रकार यानी मन और शरीर के संस्थानों का संगठन है। ये तो मनोदैहिक में बता ही दिया था, मन और शरीर का संगठन संस्थान है, और इसमें बता दिया कि मन और शरीर का संगठन भी है। वातावरण, तो व्यक्तित्व पर उसके भौतिक, सामाजिक व आर्थिक सभी प्रकार के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब आगे समायोजन, एडजस्टमेंट। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के गुणों के आधार पर वातावरण के साथ समायोजन कर सकता है। यानी अब वो वातावरण के साथ एडजस्टमेंट कर सकता है, उसे बोलते हैं समायोजन। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के वंशानुक्रम तथा वातावरण के द्वारा व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव का सम्मिश्रण है। यानी व्यक्तित्व क्या हुआ, उसका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को मिलाएंगे तो उसका व्यक्तित्व बनेगा। यानी व्यक्तित्व को इंग्लिश में कहते हैं पर्सनैलिटी। P = H+E। P हो गया पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व, H हो गया वंशानुगत, वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी, और E हो गया वातावरण यानी इन्वायरमेंट। तो P = H+E भी लिख सकते हैं। अब व्यक्तित्व की विशेषताएं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर व्यक्तित्व से संबंधित निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्तित्व शारीरिक बुद्धि, स्वभाव, रुचि, संवेग, अभिरुचि, आदतें आदि का पूरे व्यवहार का दर्पण है। उपयुक्त मनोवैज्ञानिक की परिभाषा एवं व्याख्या में मुख्यतः निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया जाता है। व्यक्तित्व की विभिन्नता, तो प्रत्येक व्यक्तित्व संगठनात्मक दृष्टिकोण से एक विचित्र इकाई है। उसकी अपनी विलक्षणताएं है तथा व्यवहार का अंजोसपन है। व्यक्तित्व का संगठन, आलपोर्ट आदि मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को क्रियाशील संगठन माना है जिसका स्वरूप अनुभवों पर पुनः गठित होता है। संपूर्णता, व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्तित्व के सभी शारीरिक और मानसिक गुण रहते हैं। व्यक्तित्व समस्त शारीरिक और मानसिक प्रणालियों का संगठन है। इस प्रकार आत्म और व्यक्तित्व में इनमें कोई विशेष अंतर नहीं होता। यानी आत्म और व्यक्तित्व में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। तो ये होगी व्यक्तित्व की विशेषताएं। पहले परिभाषा दी,
उसके बाद में एक वैज्ञानिक द्वारा परिभाषा दी अल्पोर्ट के द्वारा। अल्पोर्ट ने जो परिभाषा में शब्द लिए उन शब्दों को अपनी व्याख्या कर दी और उसके बाद में व्यक्तित्व की विशेषताएं लिख दी। ये हो सकता है अपना 6 नंबर का क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां व्यक्तित्व को रूप देने के कारक बतौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अभिप्राय ऐसे ग्रंथियों से है जो अपना स्राव व्यक्ति के शरीर के अंदर छोड़ती है तथा व्यक्ति के विकास, समंजन और अधिगम को सीधा प्रभावित करती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो होगी जो व्यक्ति के शरीर के अंदर होती है, जैसे थायराइड ग्रंथि होगी, पिट्यूटरी ग्रंथि हो गई, एड्रिनल ग्रंथि हो गई, और इसमें थाइमस और पिनियल ग्रंथि हो गई, गोनेड्स ग्रंथि हो गई। ये 5 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं। तो अब देखिए थायराइड ग्रंथि क्या होती है। यह ग्रंथि गर्दन में श्वास नली के दोनों ओर छोटे गोल आकार में होती है। इस ग्रंथि का सीधा प्रभाव व्यक्ति की बुद्धि और उपापचय पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस ग्रंथि के अधिक स्राव के कारण व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन, बेचैनी और घेंगापन आ जाता है। कम स्राव के कारण आलसीपन आता है, थकावट और खिन्नता हो जाती है। दोनों ही सूरतों में व्यक्ति मंदबुद्धि हो जाता है। यानी ज़्यादा इसे यूज करेंगे, गर्दन के अंदर श्वास नली के दोनों ओर छोटे गोले के आकार में थायराइड ग्रंथि लगी होती है। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा और कम इस्तेमाल करेंगे तो वो आलसीपन हो जाएगा। दोनों ही सूरत में व्यक्ति मंदबुद्धि हो जाता है। अब देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि। यह ग्रंथि सिर के मध्य चने के बराबर होती है। इस ग्रंथि के स्राव से अन्य ग्रंथियों के स्राव प्रभावित होती हैं। इस ग्रंथि का सीधा प्रभाव व्यक्ति की लंबाई पर पड़ता है। इस ग्रंथि के अधिक स्राव के कारण शरीर की लंबाई अधिक होती है तथा कम स्राव के कारण व्यक्ति का शरीर ठिंगना रह जाता है अथवा उसका विकास उचित रूप से नहीं हो पाता। यानी लंबाई के लिए ये पिट्यूटरी ग्रंथ आएगी। अधिक अगर इसका स्राव हो गया तो लंबाई ज़्यादा, और कम स्राव हो गया तो इसका लंबाई कम हो जाएगी मनुष्य की। तीसरा एड्रिनल ग्रंथि। यह ग्रंथि व्यक्ति के कूल्हे के ऊपर किडनी में स्थित होती है। यह छोटी और पीले रंग की होती है। तो इसके स्राव से व्यक्ति में शक्ति का संचार होता है एवं हृदय को उत्तेजना मिलती है। इस ग्रंथि के अधिक स्राव के कारण पुरुषोचित गुण अधिक विकसित होते हैं। स्त्रियों का स्वर कर्कश हो जाना, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का उग जाना इसी का परिणाम है। तो इस ग्रंथि के अधिक स्राव से रक्तचाप भी बढ़ जाता है। ये होती है एड्रिनल ग्रंथि। अब इसी प्रकार देखिए चौथी हमारी थाइमस ग्रंथि। थाइमस व पिनियल ग्रंथि। तो इन ग्रंथियों का प्रभाव लैंगिक विकास पर पड़ता है। तो इन ग्रंथियों के दोषपूर्ण कार्य करने पर व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप में नहीं हो पाता है। अब है गोनेड्स। ये लैंगिक ग्रंथियां हैं। इन ग्रंथियों के स्राव से यौन क्रिया में रुचि जागृत होती है। इन ग्रंथियों के कारण ही प्रजनन कार्य संभव होता है। पुरुषों में ये शुक्र ग्रंथियां तथा स्त्रियों में ये प्रजनन ग्रंथियां कहलाती है, जो नर और मादा में भेद उत्पन्न करती है। तो ये होगी गोनेड्स ग्रंथि, जो कि मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग होती है। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व के अंतर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले अंतर्मुखी व्यक्तित्व को अपन परिभाषित करेंगे, यानी उसको समझाएंगे, उसका कारण देंगे, और उसके बाद में बहिर्मुखी व्यक्तित्व। फिर जो क्रेमचर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार थे वो इसमें लिख देंगे। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है? इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों की आदतें, अभिवृत्तियाँ, स्वभाव आदि बाह्य रूप से प्रकट नहीं होती, अतः इस प्रकार के व्यक्तियों को अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहा जाता है। यानी इस प्रकार के व्यक्ति अपने आप में ही रुचि रखते हैं, उनका झुकाव अपनी ओर ही होता है। इनमें आंतरिक विश्लेषण की मात्रा अधिक होती है और मानसिक शक्तियों का विकास अधिक नहीं होता है। वे संकोची होने के कारण अपने भावों को स्पष्ट करने में समर्थ नहीं होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति शर्मीले और झेंपने वाले होते हैं। ये दूसरों से मिलना और बोलना कम पसंद करते हैं। पुस्तकों को पढ़ने के बहुत अभ्यासी होते हैं तथा शीघ्र दुखी हो जाते हैं। ये हो गया अंतर्मुखी के परिभाषा या गुण। अब देखिए बहिर्मुखी व्यक्तित्व, इनका झुकाव बाह्य तत्वों की ओर होता है और ये विचारों, भावनाओं को स्पष्ट करने में व्यक्त करते हैं, स्पष्ट रूप से ये व्यक्त करते हैं। ये संसार के भौतिक एवं सामाजिक लक्ष्यों में विशेष रुचि रखते हैं। यद्यपि उनका अपना आंतरिक जीवन होता है, परंतु वे बाह्य पक्ष की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। ये बाह्य सामंजस्य के प्रति सदैव सचेत रहते हैं और कार्य व कथनों में अधिक विश्वास रखते हैं। इनमें आत्मविश्वास चरम सीमा पर होता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अधिकतर सामाजिक, व्यापारी तथा नेता होते हैं।
जैसे सामाजिक व्यापारी तथा नेता होता है वो बहिर्मुखी होता है लगभग। क्रेमचर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार क्या है, तो इसने क्रेमचर ने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए। पहला है मिलनसार। ऐसे व्यक्तियों में सामाजिकता, मित्रता, मिलनसारिता आदि गुण होते हैं। ये व्यक्ति स्वभाव से भी अच्छे होते हैं। दूसरा है एकांत प्रिय। ये व्यक्ति अंतर्मुखी तथा चुपचाप रहने वाले होते हैं। ये व्यक्ति शारीरिक रूप से दुर्बल तथा शर्मीले होते हैं। नंबर तीसरा चुस्त। ये व्यक्ति शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट होते हैं। मन से ये दृढ़ निश्चय वाले होते हैं तथा सुखी होते हैं। चौथा है मिश्रित। ऐसे व्यक्तियों में उपयुक्त सभी प्रकार के गुणों का मिश्रण होता है। अब देखिए अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी में अंतर स्पष्ट करना है तो इसकी एक सारणी भी बनाएंगे। वो सारणी क्या होगी, अंतर का आधार है और यहाँ पे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी है। पहला है बोलना। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग कम बोलते हैं और ये ज़्यादा बोलते हैं। सामाजिकता, ये एकांत प्रिय होती है और सामाजिकता का इनमें अभाव होता है और इनमें सामाजिकता पुष्ट होती है। संदेह, इनमें संदेह गुण अधिक पाया जाता है और इनमें ये हास्य प्रिय है, वे मनोविद स्वभाव के होते हैं। मौज मस्ती, हंसी मजाक, मनोविनोद इन्हें पसंद नहीं होता है। ये भोजन प्रेमी, दावतों के शौकीन व आरामदायक जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। अध्ययन व ईश्वर की खोज, ये ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं। ये अधिक से अधिक समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 3। अब चौथा क्या है, शिक्षा लब्धि व बुद्धि लब्धि में अंतर स्पष्ट कीजिए। लब्धि का मतलब होता है कमी, शिक्षा लब्धि। अब गुड है, गुड क्या है, एक वैज्ञानिक है। गुड ने शिक्षा लब्धि को परिभाषित करते हुए यह कहा, विद्यालय विषयों में प्राप्त ज्ञान अथवा विकसित कौशल जो कि परीक्षण के अंकों के द्वारा अथवा अध्यापक के द्वारा दिए गए अंकों के द्वारा अथवा दोनों के द्वारा प्रकट होता है, ये होती है शिक्षा लब्धि। दूसरा है छात्रों के शैक्षिक विषयों में उपलब्धि, जैसे पढ़ना गणित और इतिहास के साथ साथ औद्योगिक कला व शारीरिक शिक्षा जैसे क्षेत्रों में कौशल का विकास करना। इस प्रकार शिक्षा लब्धि से तात्पर्य है कि छात्र के विद्यालय विषयों में प्राप्त ज्ञान से है, जिसका मापन परीक्षा के छात्र के द्वारा अंकों के आधार पर किया जाता है। यह होता है शिक्षा लब्धि का अर्थ। अब बुद्धि लब्धि क्या होती है? बुद्धि लब्धि वह है जो किसी व्यक्ति की योग्यता या प्रतिभा की मात्रा को बतलाती है, अथवा किसी व्यक्ति के पास बुद्धि की कितनी मात्रा होती है और उसकी माप करना ही उस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि जानना है। बुद्धि लब्धि से वास्तविक आयु तथा मानसिक आयु के पारस्परिक संबंध तथा विकासात्मक गति का ज्ञान होता है। ये बुद्धि लब्धि होती है कि उसमें कितनी योग्यता और कितनी प्रतिभा है, उसकी जांच करना बुद्धि लब्धि होता है। तो बुद्धि लब्धि का एक सूत्र भी दिया हुआ है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। उदाहरण के लिए किसी बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष की है लेकिन उसकी मानसिक आयु 15 वर्ष की है, यानी 12 साल का है लेकिन उसका जो मस्तिष्क है वो 15 साल के बच्चों के बराबर काम करता है, तो उसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा ही होगी। तो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, तो 15 बटा 12 गुणा 100 बराबर 125। यानी बुद्धि लब्धि किसी भी व्यक्ति के मानसिक विकास की मात्रा को प्रकट करती है। और उपयुक्त उदाहरण में बालक के मानसिक विकास की गति सामान्य से अधिक है। अब सृजनात्मकता की परिभाषा दीजिए। सृजनशील बच्चों की सामान्य विशेषताएं लिखिए। सृजनात्मकता क्या होती है सबसे पहले वो देखिए। तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सृजनात्मकता का अत्यंत महत्व है। प्रत्येक देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रकृति उस देश के सृजनात्मकता व्यक्तियों पर निर्भर करती है। अच्छा, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रकृति उस देश के सृजनात्मक व्यक्तियों पर निर्भर करती है। इसलिए बालकों में शुरू से सृजनात्मकता के विकास का प्रयास किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में सृजनात्मकता का अत्यंत महत्व है। अब इसका अर्थ देखिए सृजनात्मकता का, तो अर्थ दिया हुआ है सबसे पहले स्टेगनर और कार्वोस्की के अनुसार सृजनात्मकता से आशय पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नवीन वस्तु के उत्पादन से है। अच्छा, पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नवीन वस्तु के उत्पादन से है। अब रुचि है, वो भी एक वैज्ञानिक है। रुचि के अनुसार क्या है? वे व्यक्ति जो किसी स्थिति के तत्वों को एकत्रित कर एक समरूप संपूर्ण में बदलने में मौलिकता तथा योग्यता का परिचय देते हैं, चाहे माता पिता, डॉक्टर अथवा फुटबॉल के खिलाड़ी के रूप में सृजनात्मक व्यक्ति कहलाते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता कभी सृजनात्मक योग्यता, कभी सृजनात्मक उत्पादन और कभी सृजनात्मक उत्पादन और कभी सृजनात्मक उत्पादकता को व्यक्त करती है। कुल मिला के बात यही है
कि पूर्ण और आंशिक रूप से नवीन वस्तु के उत्पादन से है। नई चीज़ बनाना होता है, चाहे वो किसी की मदद ले। सृजनात्मकता के अंतर्गत मौलिक तथा केंद्र विमुख चिंतन, नवीन शास्त्रीय समस्याओं का नवीन तथा मौलिक समाधान तथा किसी भी क्षेत्र में नवीन तथा मौलिक दृष्टिकोण का होना आता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि नवीन संबंधों को देखना अथवा अभिव्यक्त करना सृजनात्मकता है। यानी नवीन संबंधों को देखना, नए संबंध को देखना और अभिव्यक्त करना सृजनात्मकता है। सृजनात्मकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है। साहित्य, कला, संगीत, खेलकूद, पढ़ाई, विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में सृजनात्मकता का विशेष महत्व है। अब सृजनात्मकता की विशेषताएं देखिए। विशेषताएं इसकी दे रखी है। सृजनात्मकता में नवीन तथा केंद्र विमुख चिंतन होता है। पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नवीनता के लिए होता है। मौलिकता होती है, परिवर्तनशीलता होती है, उच्च मानसिक योग्यता होती है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पाई जाती है। उत्पादकता होती है, समस्या का ज्ञान तथा उसका मूल्यांकन करने की योग्यता होती है। अब सृजनात्मक बालक की प्रमुख विशेषताएं। अब किसी बालक, कोई सृजनात्मक बालक है, उसकी विशेषताएं क्या होगी? सृजनात्मक बालक में एक ही समय में बहुत से विचारों को अपने दृष्टिकोण क्षेत्र में ले आने की योग्यता होती है। सृजनात्मक बालक में किसी भी समस्या अथवा कार्य के संबंध में अपना स्वतंत्र निर्णय लेने की योग्यता होती है, निर्णय करने की योग्यता होती है। सृजनात्मक बालक सरल कार्यों की अपेक्षा कठिन कार्यों को प्राथमिकता देता है और अपने गुणों तथा दोषों से परिचित होता है। उच्च चिंतन एवं कल्पना शक्ति होती है। कार्य नवीनता तथा मौलिकतापूर्ण होता है। बुद्धिलब्धि उच्च होती है। वह अत्यंत जिज्ञासु होता है, अत्यंत साहसी होता है और एकाग्रचित्त तथा दूरदर्शिता होता है। ये होते हैं बालक के गुण। आप सृजनात्मकता का मापन कैसे करेंगे वो देखिए कैसे करेंगे। तो सृजनात्मकता का मापन करने के लिए हमें कुछ प्रचलित परीक्षण दिए हुए वो करने पड़ेंगे। पहला है चित्र पूर्ति परीक्षण। यह मौखिक परीक्षण है यानी मौखिक है, लिखित नहीं है। यह मौखिक परीक्षण है। इसमें बच्चों को अपूर्ण चित्र दिए जाते हैं तो इनको दिखाकर दूसरे सिरे पर बनाया हुआ चित्र मौलिक रूप से बनवाया जाता है तथा इस चित्र के आधार पर बनाने के लिए कहा जाता है। यदि बालक चित्र को देखकर उसका शीर्षक तथा कहानी का ताना बाना बुनता है तो उसके सृजनात्मक भावों के आधार पर उसके अंदर निरंतरता, मौलिकता और विस्तार जैसे गुणों का अंकन कर मापन कर लिया जाता है। यानी एक रिक्त चित्र दिया जाता है, यानी आधा बना हुआ आधा नहीं बना हुआ चित्र दिया जाता है एक साइड में और दूसरी साइड में भी आधा चित्र दिया जाता है। उससे देखकर वो पूरी कहानी बता देता है। उसके आधार पर उसके सृजनात्मकता का मापन कर लिया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है? निरंतरता, मौलिकता और विस्तार के आधार पर। वृत्त परीक्षण, दूसरा वृत्त परीक्षण। तो इस परीक्षण में भी बालकों को एक सीमा के अंतर्गत चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। जैसा ये गोला, तो इसके नाक, मुंह, कान बनाकर एक मानव आकृति का निर्माण कीजिए। तो इस प्रकार कोई बालक घड़ी का निर्माण करेगा, कोई अन्य यंत्र बनाएगा तथा कुछ मानव आकृति बना पाएंगे। परीक्षण द्वारा एक प्रकार के जितने परिणाम निकलेंगे उनसे मौलिकता, निरंतरता तथा विस्तार का मापन किया जाएगा। यानी एक गोला बना के दे दिया जाएगा उन्हें और उन्हें बोलेंगे कि चित्र बनाओ, तो कोई उसमें घड़ी बनाएगा, कोई इसमें व्यक्ति बनाएगा। तो जो जितना बढ़िया कुछ बनाता है तो उसके आधार पर उसका सृजनात्मकता का मापन कर लेते हैं। तीसरा है प्रोटेक्ट इम्प्रूवमेंटल टेस्ट। तो इस परीक्षण के अंतर्गत कुत्ते के खिलौनों को बालक के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें चालाकी से कुत्ते को बदलने की घटना की उपयोगिता के बारे में लिखने को कहा जाता है। तो खिलौने से खेलने पर वह टूटेगा, टूटने पर हम यह देखेंगे कि उसके मन में क्या भाव उठते हैं। तो बालक कहाँ तक स्मरण रखता है? कुत्ते की सुंदर आकृति बनाने के लिए वह अपनी आँखें काली व नुकीली बनाएगा तथा विभिन्न रंगों से उसे सजाएगा। तो इससे उस बालक के अंतर्गत सृजनात्मक शक्ति के किसी भी तत्व जैसे निरंतरता, मौलिकता और विस्तार आदि के बारे में बोध होगा। यानी अब एक उसे कुत्ता दे दिया खिलौना और उस कुत्ते को दे दिया और वो बोल दिया कि मैं ये खेलो उसे। अगर वो कुत्ता को तोड़ देता, खेलेगा तो कुत्ता टूटेगा। टूटने के बाद वो बोलेंगे कि कुत्ते की आंखें कैसी थी, नाक कैसी थी। जो जितना ज़्यादा बताएगा उसके हिसाब से उसका मापन कर लिया जाएगा सृजनात्मकता का। चौथा, टिन के खाली डिब्बों का प्रयोग। छात्र को खाली डिब्बे दिए जाते हैं और उससे कहा जाता है कि तुम इनका विभिन्न रूपों में प्रयोग करो।
यहाँ डिब्बों की संख्या कोई बंधन नहीं होता है। प्रत्येक परीक्षण की अवधि 10 मिनट होती है। इसके अतिरिक्त छात्रों में प्रश्नों की सूची भी पूर्ण करनी पड़ती है। जैसे पृथ्वी के आर पार छेद किया जाए तो क्या होगा, यदि व्यक्ति अदृश्य हो जाए तो क्या होगा। अब टीन के खाली डब्बे दे दिए जाते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में आप जितने भी डब्बे ले लो उससे एक आकृति बनाओ और आकृति जो जैसी बनाएगा उसके आधार पर, और उसके बाद में उससे कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो उन दोनों को मिलाकर उसके सृजनात्मकता का मापन किया जाता है। ये हो गई लघुत्तरात्मक प्रश्न। अब आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, सीधा तत्व पूछा है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले। तो प्रभावित करने वाले तत्व ये निम्न है, नीचे देखिए। वंशानुगत या जैविक कारण। वंशानुगत या जैविक कारण में क्या आता है, जैसे शरीर की रचना, स्वास्थ्य, बुद्धि, लैंगिक विभिन्नता, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। दूसरा सामाजिक एवं वातावरणीय कारण, जैसे भौगोलिक वातावरण, परिवार और परिवार का आकार, पारिवारिक वातावरण, बचपन के अनुभव, पड़ोस, समाज में आ गया पड़ोस, मित्र तथा साथी, विद्यालय, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो, सिनेमा, अन्य मनोवैज्ञानिक कारक। तीसरा मनोवैज्ञानिक कारक यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर, और चौथा सांस्कृतिक कारक। तो ये इतने कारक होते हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले। अब देखिए डिटेल से पढ़ते हैं। वंशानुगत या जैविक कारण। शरीर रचना, व्यक्ति की शारीरिक रचना का संबंध व्यक्ति के व्यक्तित्व से अवश्य होता है। पराय मोटे व्यक्ति हंसमुख, आराम पसंद, मनमोजी और सामाजिक होते हैं, जबकि दुबले पतले व्यक्ति चिड़चिड़े तथा गंभीर प्रकृति के होते हैं। तो इसी प्रकार ऊंचाई, भार, रंग आदि शारीरिक विभिन्नताओं तथा शारीरिक दोष व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। यदि बौने अथवा मोटे बच्चों को उसके साथी तंग करते हैं तो उनमें हीन भावना आ जाती है। दूसरा स्वास्थ्य यानी हेल्थ। वे व्यक्ति जिनका स्वास्थ्य अच्छा होता है जीवन के बारे में अधिक धनात्मक और साहसिक दृष्टिकोण रखते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है उनके व्यक्तित्व का विकास भी असंतुलित होता है तथा जीवन के प्रति ऋणात्मक दृष्टिकोण होता है। तीसरा बुद्धि हो गया। बुद्धि भी व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। अधिक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आप को वातावरण के साथ शीघ्र समायोजित कर लेते हैं, समायोजित यानी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जबकि कम बुद्धि वाले व्यक्ति ऐसे अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते हैं। यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो वातावरण के साथ अपने को एडजस्ट करना जल्दी करेगा, और कम बुद्धि वाला होगा जैसे मूर्ख व्यक्ति होगा वो एडजस्टमेंट करने में थोड़ी देर लगाएगा। लैंगिक विभिन्नता देखिए। लिंग विभेद भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियां प्राय कम साहसी और तथा अधिक संवेदनशील होती है। लड़के प्राय साहसी कारनामों में अधिक रुचि रखते हैं। तंत्रिका तंत्र का भी व्यक्ति के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक योग्यताएं सभी तंत्रिका तंत्र पर द्वारा प्रभावित होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, शारीरिक तथा अन्य प्रकार के विकासों पर अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन्स का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, जो कि व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अब दूसरा इसका है कि सामाजिक तथा वातावरणीय कारण, सोशल एंड एनवायरमेंट फैक्टर। पहला भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण क्या है, भौतिक तथा भौगोलिक परिस्थितियाँ भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। प्राय देखा गया है कि ठंडे प्रदेश में निवासी गर्म प्रदेशों के निवासी की तुलना में अधिक मेहनती होते हैं। यानी ठंडे प्रदेश वाले व्यक्ति अधिक मेहनत करेंगे, जबकि गर्म प्रदेश वाले कम मेहनत करेंगे। दूसरा है परिवार। व्यक्तित्व पर पारिवारिक संबंधों, वातावरण आदि का गहरा प्रभाव पड़ता है। परिवार का प्रभाव व्यक्ति पर जीवन पर पड़ता है, परंतु बाल्यावस्था अधिक प्रभावित होती है। यानी व्यक्ति के परिवार का प्रभाव बाल्यावस्था पर अधिक प्रभाव पड़ता है। परिवार का आकार देखिए। एकल और संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। संयुक्त परिवार में पलने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व एकल परिवार में पलने वाले व्यक्तित्व से भिन्न होता है। यानी दोनों का व्यक्तित्व भिन्न भिन्न होगा, संयुक्त और एकल में। पारिवारिक वातावरण। स्वस्थ तथा सहानुभूतिपूर्ण पारिवारिक वातावरण व्यक्ति के संतुलित तथा उत्तम विकास के लिए अनिवार्य है। यदि परिवार का वातावरण दूषित, तनावपूर्ण तथा अस्वस्थ है तो बालकों के व्यक्तित्व में भी कई दुर्गुणों का कारण बनता है। तो इसी प्रकार परिवार के सदस्यों की संख्या, बच्चों का जन्म क्रम, परिवार का संवेगात्मक वातावरण, माता पिता का व्यवहार तथा दृष्टिकोण, परिवार का आर्थिक तथा सामाजिक स्तर आदि का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पारिवारिक वातावरण का पूरा व्यक्ति के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर किसी परिवार में तनाव है,
परिवार में सदस्य है वो अस्वस्थ है तो उसका सीधा प्रभाव व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है। बचपन के अनुभव, तो बचपन के अनुभव का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बचपन के कटु अनुभव का व्यक्तित्व के विकास पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो बालकों को बचपन में सिखाई गई अच्छी आदतें उनके व्यक्तित्व को समुचित विकास में संपूर्ण योगदान देती है। चौथा है पड़ोस। बालक के व्यक्तित्व पर उसके पड़ोस का भी समुचित प्रभाव पड़ता है। यदि पड़ोसी अच्छे हैं तो बालक के व्यक्तित्व पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। मित्र तथा साथी अच्छे होंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा और गंदे होंगे तो प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। छठा है विद्यालय। अध्यापक का व्यक्तित्व, पाठ्यक्रम, पाठ्यसेगामी क्रियाएं, शिक्षण विधियां तथा विद्यालय का सामान्य वातावरण आदि अनेक विद्यालय संबंधी कारक जो कि बालक के व्यक्तित्व पर समुचित प्रभाव पड़ते हैं। विद्यालय में भी जो भी क्रियाएं होती है उनका भी प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। सातों रेडियो, टेलीविजन, वीडियो और सिनेमा, ये सभी साधन अनौपचारिक शिक्षण तथा मनोरंजन के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। आठवां अन्य धार्मिक स्थल हो गया, व्यक्ति का नाम हो गया, वेशभूषा आदि भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है या उसके विकास में सहायता करती है। तीसरा आ गया मनोवैज्ञानिक कारण, यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया। प्रेरक अर्जित रुचियाँ, अभिवृत्तियाँ, बुद्धि, तर्क, कल्पना तथा निर्णय लेने की योग्यता आदि मनोवैज्ञानिक कारण भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। चौथा हो गया सांस्कृतिक कारक। संस्कृति शब्द संस्कार से बना है। बालक जिस तरह की संस्कृति अथवा संस्कारों में पलता है तो उसका व्यक्तित्व भी उसी प्रकार का होता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की माप से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व मापन की मुख्य विधियाँ क्या है? अब व्यक्तित्व को किस प्रकार से अपन मापेंगे और उसकी विधियाँ क्या होती हैं? तो वो देखिए, व्यक्तित्व या आत्मनिष्ठा विधियाँ, उसकी 3 प्रकार की विधियाँ होती है और अलग अलग विधियाँ होती है। तो देखिए इसका तो माप कैसे करेंगे व्यक्तित्व का? आज का युग विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक अध्ययन की प्रवृत्ति बढ़ी है तो वैज्ञानिक अध्ययन के मापन बहुत आवश्यक है। तो मनोविज्ञान में भी विभिन्न पक्षों का मापन होने लगा है। व्यक्तित्व का मापन बहुत पहले से ही होता आया है। तो व्यक्ति की माप से तात्पर्य यानी व्यक्ति के विभिन्न पक्षों को जानना होता है। व्यक्तित्व के मापन का अर्थ होता है व्यक्ति के विभिन्न पक्षों को जानना होता है। तो पहले कपाल विद्या, आकृति विद्या, आलेख्य विद्या, हस्तरेखा विद्या आदि के द्वारा व्यक्ति के माप किया जाता था। यद्यपि व्यक्तित्व का मापन लंबाई, तापमान या आयतन की तरह नहीं कर सकते क्योंकि यह मात्रा युक्त अथवा स्थिर बुद्धि नहीं है। तो पहले अपन व्यक्तित्व का मापन कैसे करते थे? कपाल विद्या, आकृति विद्या, आलेख्य विद्या, हस्तरेखा विद्या के द्वारा उसका व्यक्तित्व जान लेते थे, उसका मापन कर लेते थे। लेकिन आज अपन किस प्रकार से करते हैं वो देखिए। व्यक्तित्व मापन की अनेक विधियां हैं, लेकिन व्यक्तित्व मापन की विधियों को हम मुख्य से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 3 भागों में विभाजित करेंगे तो देखिए, व्यक्तित्व या आत्मनिष्ठ विधियां। नंबर 1 इसमें क्या आता है? जीवन कथा या जीवन इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, अभिज्ञापन प्रश्नावली विधि। और वह हो गया वस्तुनिष्ठ विधियाँ। वस्तुनिष्ठ विधियाँ क्या होती हैं? इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित विधियाँ होती है, जैसे नियंत्रित निरीक्षण, निर्धारण मापन, शारीरिक परिवर्तन व्यक्तित्व के संकेतन के रूप में, मौखिक व्यवहार व्यक्तित्व का अध्ययन। प्रक्षेपण विधियाँ। प्रक्षेपण विधियाँ कौन सी होती है? रोड्सा स्याही परीक्षण और थेमेटिक एजरसेप्शन परीक्षा, प्ले टेक्निक, शब्द शास्त्रीय परीक्षा और चित्र शास्त्रीय परीक्षा, अभिनय प्रदर्शन परीक्षा। तो उपयुक्त का विस्तृत विभेदन के लिए निबंधात्मक प्रश्न नंबर 4 व 5 का उत्तर देखिए। अब ये विधियाँ जो दे रखी है सह में, इन सभी को पढ़ने के लिए अपन प्रश्न नंबर 4 और 5 करेंगे तो उसमें ये हो जाएगा। और इसके चौथी विधि देखिए, मनोविश्लेषण विधियाँ। मनोविश्लेषण विधिया में क्या है? शब्द शास्त्रीय परीक्षण। तो इस परीक्षण में 50 या 100 उत्तेजक शब्द होते हैं जिनको परीक्षक एक एक करके बोलता है। तो इन शब्दों को सुनकर तुरंत जो भी सबसे पहले परीक्षार्थी के मन में आता है वह बोल देता है। तो शब्द ऐसे होते हैं जो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में लगाव रखते हैं, जैसे प्रेम, परीक्षा, सफलता, स्त्री आदि। परीक्षक लिखता जाता है। अंत में परीक्षार्थी द्वारा दिए गए उत्तरों की व्याख्या
करके व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर देता है। यानी 100 ऐसे शब्द होते हैं, उसे वो एक एक करके बोलता जाता है और जैसे भी वो स्टूडेंट बोलता है तो उसका मापन कर लेता है। स्वप्न विश्लेषण विधि, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के परीक्षण की एक विश्लेषण करने उसके स्वप्नों तथा महत्वाकांक्षाओं का विश्लेषण करने की है। तो व्यक्ति की आकांक्षाएं क्या है, वह क्या बनना चाहता है, वह कैसे अथवा किस प्रकार के स्वप्न देखना चाहता है, इन सब बातों से उनके व्यक्तित्व का पता चलता है। यद्यपि स्वप्नों का विश्लेषण करना कोई आसान काम नहीं है, फिर भी उसके द्वारा व्यक्ति की इच्छाओं, भावनाओं और उसके मन के डर, भय आदि के संबंध में काफ़ी जानकारी मिलती है। यानी उसकी कल्पना क्या होती है, वह स्वप्न में क्या देखता है, वह क्या बनना चाहता है, तो उस हिसाब से भी अपन उसका व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। ये हो गया प्रश्न नंबर 2। अब तीसरा प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की किसी एक प्रक्षेपण विधि का वर्णन कीजिए। तो एक विधि का वर्णन करते हैं अपन, रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण की अपन करते हैं। तो व्यक्तित्व ये है प्रस्तावना लिखना जरूरी है, हर क्वेश्चन में प्रस्तावना लिखनी पड़ती है। व्यक्ति को अपने जीवन में कई प्रकार की इच्छाएं होती है, इनमें कुछ इच्छाएं तो हो जाती है, किंतु कुछ इच्छाएं कभी भी कारण से पूरी नहीं हो पाती है। तो पूरी न होने वाली इच्छाएं दमित इच्छाएं कहलाती है और ये दमित इच्छाएं व्यक्ति के अचेतन मन में इकट्ठी हो जाती है, वहाँ से मानवीय व्यवहार को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करती है। तो जिन विधियों की सहायता से व्यक्ति के चेतन मन के साथ साथ उसके अचेतन मन का भी अध्ययन किया जा सकता है, वे प्रक्षेपण विधियाँ कहलाती हैं। तो प्रक्षेपण विधियाँ इसमें बता दिया। सबसे पहले प्रक्षेपण विधि का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले प्रक्षेपण विधि क्या होती है उसका डिटेल यहाँ दिया हुआ है। अब एक प्रक्षेपण विधि लेनी है तो वो ले ली रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण। तो 1921 में हरमन रोडसा नामक वैज्ञानिक ने व्यक्तित्व मापन की इस विधि का प्रवर्तन किया। थर्स्टन के अनुसार सोरसा का मनोवैज्ञानिक व्यवसायों में प्रयोग किए जाने वाले उन परिणामों जो कि वर्षों से चले आ रहे हैं महत्वपूर्ण स्थान है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में स्याही धब्बों से युक्त 10 कार्ड होते हैं। 10 कार्ड होते हैं, उसके ऊपर स्याही के धब्बे होते हैं। इनमें 5 कार्डों पर भूरे और काले रंग के धब्बे होते हैं और 2 कार्डों पर भूरे, काले और लाल रंग के धब्बे होते हैं तथा 3 कार्डों पर विभिन्न रंगों के धब्बे होते हैं। तो इन कार्डों पर 1 से 10 तक नंबर होते हैं। व्यक्तित्व मापन के लिए ये कार्ड एक एक प्रयोज्य के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और उसे निर्देशित किया जाता है कि वह प्रत्येक कार्ड पर दी हुई आकृति को अपनी आधारभूत संरचनाओं के आधार पर देखकर उसके संबंध में कुछ बताए। तो इस प्रकार इस परीक्षण में प्रयोज्य को अप्रत्यक्ष उत्तेजना दी जाती है, जिसके फलस्वरूप वह प्रक्रिया करता है। तो कार्ड पर बनी आकृति प्रयोज्य के लिए उत्तेजना का कार्य करती है। तो इस प्रतिक्रिया में देखा जाता है कि व्यक्ति विशेष यानी प्रयोज्य ने कार्ड पर बनी हुई आकृतियों में क्या स्थान दिया है। तो इस प्रतिक्रिया के आधार पर व्यक्ति से विभिन्न प्रकार की पूछताछ की जाती है। तो इसके अंतर्गत समय का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रतिक्रिया का समय अंकित कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रतिक्रिया करने के समय के अतिरिक्त उसके कार्ड को पकड़ने का ढंग, किस ओर से वह पकड़ता है, उसका व्यवहार आदि भी देखा जाता है। तो सभी कार्डों के संबंध में प्रतिक्रिया करने के पश्चात ही उससे पूछताछ की जाती है। तो उससे पूछा जाता है कि उसने प्रत्येक कार्ड के किन किन स्थानों को देखा और किस स्थान को अधिक महत्व दिया और रंग के संबंध में उसके क्या विचार थे। तो इस परीक्षण के माध्यम से प्रयोज्य की कल्पना शक्ति एवं प्रत्यक्षीकरण का पता लगाया जाता है। तो इस परीक्षण को विश्वसनीयता के संबंध में एक मत नहीं है। तो इसकी अर्धविच्छेदन विश्वसनीयता 0.95 है, जबकि परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता 0.38 से 0.86 तक मापी गई है। अब अध्यापक के लिए महत्व क्या होता है, तो ये होगी रोडसा की विधि। और इसके बाद में आपके दिया हुआ है अध्यापक के लिए महत्व है। रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण हो गया। और अध्यापक के लिए महत्व क्या है, तो प्रक्षेपी विधियों का प्रयोग अध्यापक अपनी कला अथवा विद्यालयों, असामान्य छात्रों, अपराधी छात्रों तथा समस्यात्मक बालकों की व्यक्तित्व संबंधों की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकता है और उनके दूर करने के लिए अपना सहयोग प्रदान कर सकता है। तो अनेक प्रक्षेपी विधियों तथा परीक्षणों द्वारा बालकों की दमित इच्छाओं को
जाना जा सकता है। तो बालक के असामान्य व्यवहार के कारणों को ज्ञात कर बालक तथा उसके माता पिता को समुचित निर्देशन दिया जा सकता है। तो एक अध्यापक को इन विधियों का उपयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। तो ये विधियाँ ये विधियाँ इस कार्य अध्यापक को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। तो ये विधियाँ इन कार्यों में अध्यापक को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है। अब आपका चौथा प्रश्न है, बुद्धि का अर्थ बताइए और थॉर्नडाइक और थर्स्टन के बुद्धि सिद्धांत का वर्णन कीजिए। बुद्धि का अर्थ क्या होता है? बुद्धि किसी व्यक्ति की क्षमताओं अथवा संज्ञानात्मक शक्तियों की सूचना देने के संबंध में प्रयुक्त की जाती है। तो बुद्धि शब्द का अर्थ स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें इसकी विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले बुद्धि की परिभाषा देनी है और भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। तो सबसे पहले बर्ट ने क्या दी? बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है। वेस्लर ने क्या दी? बुद्धि व्यक्ति की वह सार्वभौमिक शक्ति है जो उसे ध्येय युक्त करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन करने में सहायता देती है। अब स्टीडर्ड के अनुसार क्या थी? बुद्धि वह योग्यता है जिसमें कठिनाई, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययता, उद्देश्य के प्रति अनुकूलता, सामाजिक मूल्य और मौलिकता की आवश्यकताओं की विशेषताएं हो, जो शक्ति के केंद्रीकरण की मांग की पूर्ति करती हो तथा भावात्मक शक्तियों के प्रति सहन शक्ति हो। तो इस प्रकार बुद्धि व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का योगफल है। बुद्धि क्या है? व्यक्ति की मानसिक शक्तियों का योगफल है, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी कार्य को करने में सफल होता है और अपने वातावरण के साथ समायोजन कर पाता है। समायोजन यानी एडजस्टमेंट कर पाता है। बुद्धि के सिद्धांत, 2 सिद्धांत बुद्धि के सिद्धांत देखिए। बुद्धि के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। हम यहाँ थॉर्नडाइक और थर्स्टन के द्वारा संबंध में प्रतिपादित सिद्धांतों का वर्णन करेंगे। थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या कहता है? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बहुत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि में अनेक तत्व होते हैं, तो बुद्धि में उतने ही तत्व निहित होते हैं जितनी की व्यक्ति क्रिया करता है। तो ये कहता है बुद्धि में उतने ही तत्व होते हैं जितनी की व्यक्ति क्रिया करते हैं। ये सभी तत्व मिलकर कार्य करते हैं और सभी तत्वों से मिलकर एक सामान्य तत्व बनता है। सभी तत्वों से मिलकर एक सामान्य तत्व बनता है। तो इस संबंध में थॉर्नडाइक के 2 दृष्टिकोण है। 2 दृष्टिकोण क्या है? थॉर्नडाइक का पूर्ण दृष्टिकोण है कि कोई सामान्य तत्व बुद्धि में नहीं है, कोई सामान्य तत्व बुद्धि में नहीं है। 2 प्रत्येक कार्य के लिए पृथक विशिष्ट एवं स्वतंत्र योग्यता की आवश्यकता है। इस संदर्भ में थॉर्नडाइक ने 6 मूल तत्वों का उल्लेख किया: अंक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, बुद्धि योग्यता, तर्क योग्यता, स्मरण योग्यता और भाषण योग्यता। दूसरा है थॉर्नडाइक का पश्चात दृष्टिकोण। पहला क्या था? थॉर्नडाइक का पूर्ण दृष्टिकोण, अब है पश्चात दृष्टिकोण। तो बाद में थॉर्नडाइक ने बुद्धि के संबंध में अपने दृष्टिकोण का परिवर्तन कर दिया और यहाँ पर उसके किसी सामान्य मानसिक योग्यता को नहीं माना। उसने किसी सामान्य मानसिक योग्यता को नहीं माना। मस्तिष्क का गुण स्नायु तंत्रों की मात्रा पर निर्भर करता है। इसका तात्पर्य यह है कि बुद्धि उतनी अच्छी होती है जितने अधिक मस्तिष्क और स्नायु मंडल के संबंध होते हैं। तो इसकी व्याख्या थॉर्नडाइक ने SR सिद्धांत पर की। जिन अनुभवों का उद्दीपन प्रतिक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, तो वे भविष्य में उसी प्रकार की समस्याओं का समाधान अधिक सरल बना देते हैं। अब थर्स्टन का सिद्धांत क्या है? थर्स्टन ने समूह संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1938 में किया। उसने 56 मानसिक परीक्षण 240 कॉलेज विद्यार्थियों को दिए। उसने प्राप्त पद्धतों का विश्लेषण किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई सामान्य कारण नहीं है, लेकिन कुछ प्राथमिक मानसिकता योग्यताएं होती है। तो उनकी संख्या उसने 72 बताई। 1941 में थर्स्टन ने इसमें संशोधन किया और बताया कि ये 7 होती है। तो बुद्धि की संरचना इन 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर होती है। ये प्राथमिक मानसिक योग्यताएं है: S यानी प्रेक्षण योग्यता, N यानी अंकन योग्यता, V यानी शाब्दिक योग्यता, P यानी प्रत्यक्ष बोध योग्यता, M यानी स्मृति योग्यता, W यानी शब्द प्रवाह योग्यता, R यानी तर्क योग्यता।
तो थर्स्टन ने इन 7 प्राथमिक योग्यताओं के आधार पर 7 परीक्षण बुद्धि मापन के लिए तैयार किए। ठीक है, ये परीक्षण एक ही बुद्धि लब्धि देते हैं, एक ही बुद्धि लब्धि देते हैं। उनके प्राप्तांक एक ही न होकर 7 होते हैं, उनके प्राप्तांक एक ही न होकर 7 होते हैं। अब सिद्धांत की आलोचना किसने की? यह धारणा गलत है कि एक ही प्रकार की मानसिक योग्यता समूह में पाई जाती है, अलग अलग भी हो सकती है। तो इसके आधार पर बालक के व्यवहार की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि हम बुद्धि का परीक्षण नहीं करते बल्कि बुद्धिमत्ता पूर्ण व्यवहार का निरीक्षण करते हैं। तो ये इसकी आलोचना। अब देखिए 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न में कहते हैं, सृजनात्मक शास्त्री आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न तत्वों को समझाइए। कक्षा में सृजनात्मकता विकसित करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, तो विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ के करना चाहिए। सबसे पहले सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं, यानी सृजनात्मकता की परिभाषा दीजिए और उसके बाद में 2 या 3 वैज्ञानिकों की परिभाषा दीजिए। ये हो गया इसका काम। अब विभिन्न तत्वों को समझाइए। अब तत्व क्या होते हैं, तत्व की परिभाषा दीजिए। सृजनात्मकता के तत्व, पहले तत्व को समझाइए और उसके बाद में तत्व कौन कौन से होते हैं वो लिखिए। उसके बाद कक्षा में सृजनात्मकता विकसित करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, फिर सृजनात्मकता के विकास लिखिए। विकास लिखने के बाद आप क्या प्रयास करेंगे, उसके बाद प्रयास लिखिए। तो ये 4 टुकड़ों में 5 टुकड़ों में हो गया। पहले सृजनात्मकता, फिर उसके तत्व, फिर सृजनात्मकता विकसित और उसके बाद में उसके प्रयास, 4 टुकड़ों में तोड़ दिया। तो हम सबसे पहले सृजनात्मकता का आशय बताते हैं, क्या होता है, मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी। तो सृजनात्मकता मानव की क्रियाकलापों एवं निष्पत्ति के लिए आवश्यक है। सृजनात्मकता का अर्थ वैज्ञानिक कायाकल्प से ही नहीं है, यह किसी भी कार्य में पाई जा सकती है। किसी भी कार्य या व्यवसाय में सृजनात्मकता के दर्शन होते हैं। तो ये हो गया सृजनात्मकता। क्रिएटिविटी किसी भी कार्य में अपन कर सकते हैं और कहीं पर भी अपन कर सकते हैं, जैसे कि पढ़ाई में भी कर सकते हैं और व्यापार में भी कर सकते हैं। अब विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषा दी है वो देखिए। अब बिने के अनुसार देखिए, एक व्यक्ति लकड़ी से मनचाही कलात्मक वस्तु बना सकता है। तो चित्रकार मनचाही रंगों से चित्र की सजीवता प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार मूर्तिकार व वास्तुविद भी अपनी अपनी कलाओं की छाप छोड़ते हैं। तो यही सृजनात्मकता है, ये सबसे बेस्ट है। अब स्टेगनर और कार्वोस्की के अनुसार क्या है, सृजनात्मकता से आशयपूर्ण अथवा आंशिक रूप से नवीन वस्तु के उत्पादन से है। तो ये सृजनात्मकता होगी। स्टोन ने क्या कहा, जब किसी कार्य का परिणाम नवीन हो जो किसी समय में समूह के द्वारा उपयोगी व मान्य है, वह कार्य सृजनात्मकता की सीमा के अंतर्गत आता है। गिलफोर्ड ने क्या कहा, गिलफोर्ड ने कह रहा है कि सृजनात्मकता 5 तत्वों के गुणात्मक योग का नाम है। ये 5 तत्व है, ग्रहणशीलता, केंद्राभिमुख चिंतन, स्मृति और मूल्यांकन। तो ये हो गई परिभाषा। अब देखिए तत्व, देखिए सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन सा, चिंतन, बौद्धिक स्तर और मापने में योग्य व्यवहार, मौलिकता तथा नवीनता, माध्यम, साहस, सामाजिक स्वीकृति और प्रवीणता। ये 8 इसके तत्व हैं। तो इन तत्वों को लिख देना है। चिंतन क्या होता है, यह चिंतन सरल एवं यांत्रिक होता है। जिस चिंतन में प्रत्यक्षता रहती है उसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। और अभिसारी चिंतन मूल्यांकन के साथ साथ सृजनात्मक शक्तियों का भी तीसरा पक्ष है। तो व्यक्ति में परिस्थिति की पुनर्व्यवस्था होना आवश्यक है, तो इसे कार्यात्मक स्थिरता भी कहते हैं। सृजनात्मकता के अध्ययन के लिए दोनों ही प्रकार के चिंतनों का परीक्षण किया जाता है। बौद्धिक स्तर, सृजनात्मक शक्ति के लिए उच्च बुद्धि लब्धि आवश्यक है। तो नवीन, मौलिक व परंपरागत ढंग से हर कार्य करने का साहस केवल उच्च लब्धि के छात्रों में ही होता है, परंतु इसके अतिरिक्त निम्न बुद्धि लब्धि के व्यक्ति भी सृजनशील हो सकते हैं। यानी बौद्धिक स्तर अगर उच्च है तो वो भी चल जाएगा, अगर निम्न है वो भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, दोनों ही कर सकते हैं। मापने में योग्य व्यवहार, सृजनात्मकता का यह एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसका पता मापने के उन व्यवहारों से चलता है जो कि वस्तुनिष्ठ तथा वैध विधि से मापे जा सके। जिन व्यवहारों को उक्त विधियों से नहीं मापा जा सकता उनका अध्ययन असंभव है। मौलिकता तथा नवीनता, सृजनात्मकता के लिए मौलिकता तथा नवीन ढंग से कार्य करने की योग्यता नितांत आवश्यक है। यदि परंपरागत ढंग से हटकर नवीन कार्य करने का साहस बालक में विद्यमान है तो वह सृजनात्मकता की सीमा के अंतर्गत आएगा।
माध्यम, सृजनात्मकता का कोई न कोई माध्यम अवश्य होता है। चिंतन, लेखन, वाचन, तर्क, कल्पना, अध्यापक तथा अन्य किसी क्रिया के माध्यम से यदि कोई बालक अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रदर्शन करता है तो वह सृजनात्मकता होगी। यानी उसके माध्यम भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं और बुद्धि भी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, यानी निम्न बुद्धि उच्च बुद्धि वाला ही। साहस देखिए, साहस में क्या होता है? साहस ही सृजनात्मकता का महत्वपूर्ण तत्व है। यदि किसी बालक में नए ढंग से कार्य करने का ढंग, असफलताओं से न घबराने का साहस तथा समाज की रूढ़ियों व परंपराओं को परिवर्तित करने का साहस नहीं है तो वह मौलिकता की उत्पत्ति नहीं हो सकती। मौलिकता की उत्पत्ति नहीं हो सकती तो वह क्या नहीं हो सकता? क्रिएटिविटी नहीं कर सकता है। सामाजिक स्वीकृति, सृजनशीलता वह स्थिति है जिसके अंतर्गत किसी बालक के विचारों कार्यों को समाज मान्यता दे दे। जैसे एक जेबकट आदमी नवीन शैली से जेब काट सकता है, लेकिन उसे समाज सम्मान नहीं करता, अतः उसे समाज द्वारा मान्यता मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए समाज द्वारा प्रतिष्ठित एवं मान्य कार्य ही सृजनात्मक कहलाते हैं। यानी समाज एवं प्रतिष्ठित और मान्य कार्य को ही सृजनात्मक मानता है और अन्य जैसे कार्य जैसे जेब काटना, चोरी करना, वो वह मान्य नहीं होते उसमें समाज में। प्रवीणता, कोई बालक या व्यक्ति उस समय तक सृजनात्मक कार्य नहीं कर सकता है जब तक कि उसे अपने विषय में प्रवीणता प्राप्त न हो। प्रवीणता का अर्थ दक्षता। दक्षता की स्थिति में वह मौलिकता या नवीन कार्य पूर्ण नहीं कर पाएगा। अपूर्ण स्थिति में हम उसे सृजनात्मक व्यक्ति नहीं करेंगे। यानी प्रवीणता होनी चाहिए उस व्यक्ति में, तभी वह सृजनात्मक कार्य करेगा। ठीक है, प्रवीणता यानी वह अपने विषय में एकदम धुरंधर होना चाहिए, प्रवीण होना चाहिए, प्रखर होना चाहिए। सृजनात्मकता का विकास, अध्यापक छात्र संबंध, शिक्षण पद्धति, विद्यालय कार्यक्रम, सृजनात्मक बालों की पहचान और कल्पना शक्ति का विकास। देखिए, अध्यापक छात्र संबंध क्या होता है? अध्यापक छात्र संबंध मधुर होना चाहिए। अध्यापक को सूत्रों की संपूर्ण पृष्ठभूमि व क्षमताओं का पता लगाना चाहिए सभी बालकों का। शिक्षण पद्धति क्या होती है? बालकों के मानसिक आयु व विषय के अनुरूप होनी चाहिए शिक्षण पद्धति। खोज विधि, खेल विधि, कठपुतली विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग आदि की सहायता लेनी चाहिए। इन विधियों का भी प्रयोग करना चाहिए शिक्षण पद्धति में मानसिक आयु के विकास के लिए। अब विद्यालय कार्यक्रम, विद्यालय में अनेक कार्यक्रम जैसे ड्रामा, कठपुतली, खेल, पाठ्य सहगामी क्रिया व शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया जाना चाहिए। सृजनात्मक बालकों की पहचान, तो इन बालकों को पहचाना जाना चाहिए, अन्यथा तो प्रारंभ के स्तर पर ही सृजनात्मकशीलता नष्ट हो जाती है। इन बालकों को पहले ही पहचान लेना चाहिए, नहीं तो शुरुआत में ही ये इनकी जो क्रिएटिविटी होती है वो नष्ट हो जाती है। कल्पना शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास किया जाना चाहिए। कक्ष में छात्रों में क्रिएटिविटी के पोषण में शिक्षण की भूमिका देखिए, कल्पना शक्ति का विकास होना चाहिए। अब देखिए, कक्ष में छात्रों में सृजनात्मकता के पोषण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, यानी शिक्षक क्या क्या कर सकता है अपने बालकों को क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। देखिए, क्रिएटिव बालक को उन अध्यापकों के संपर्क में लाया जाए जो ज्ञानवान हो। ठीक है, शिक्षा पद्धति व विषय वस्तु की जानकारी के लिए सेवारत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था। असामान्य काल्पनिक प्रश्नों को स्वीकार किया जाए। विद्यार्थी के द्वारा दिए गए विचारों को महत्व प्रदान दे। नवीन विचारों को प्राप्त करने के लिए आलोचना न करे। बालकों को अभिव्यक्ति का मौका दे। खोज विधियों का प्रयोग करे। प्रेरणा, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा व स्वतंत्रता व प्रोत्साहन प्रदान करें। यानी बालकों को ये सब टीचर है करना चाहिए। इन सभी बातों का टीचर को ध्यान रखना चाहिए बालकों पर, ताकि वह क्रिएटिव हो सके, यानी क्रिएटिविटी अपनी दिखा सके। तो ये हो गई अपनी यूनिट नंबर 2 और इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो पीछे दे रखे हैं। अब इन बिंदुओं को देखते ही आपको सभी प्रश्न याद आ जाएंगे। जैसे व्यक्तित्व की अवधारणा थी, तो व्यक्तित्व की अवधारणा है, उसका अर्थ बताना है, परिभाषा बतानी है, व्याख्या करनी है। व्याख्या में क्या? मनोदैहिक संस्थान, गत्यात्मक संगठन, वातावरण और समायोजन। विशेषता है व्यक्तित्व की विभिन्नता, संगठन और संपूर्णता। अंतःस्रावी ग्रंथियां विभिन्न रूप के कारण होते हैं। थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी, एड्रिनल, थॉमसन व पिनियल ग्रंथि, गोनेड्स। अंतर्मुखी और बहुमुखी व्यक्तियों में अंतर, तो इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है और एक वैज्ञानिक का नाम लिखना है। ठीक है, शिक्षा तथा बुद्धिलब्धि में अंतर स्पष्ट करना है। सृजनात्मकता की परिभाषा एवं सृजनशील बच्चों के सामान्य विशेषताएं क्या होगी। तो सबसे पहले इसके सृजनात्मकता का अर्थ लिखना है, फिर परिभाषाएं देनी है 2-3 वैज्ञानिकों के द्वारा। उसके बाद इसकी विशेषताएं क्या थी? नवीन तथा केंद्र विमुख चिंतन, पूर्ण अथवा आंशिक रूप से नवीनता, मौलिकता, परिवर्तनशीलता, उच्च मानसिक योग्यता, उत्पादकता।
उसके बाद में बच्चों की विशेषता बतानी है, जैसे क्रिएटिव बच्चे की विशेषता क्या होती है। तो एक ही समय में अनेक विचारों को विश्लेषण करता है, समस्या व कार्य के संबंध में स्वतंत्र निर्णय, सरल कार्यों की अपेक्षा कठिन कार्यों को प्राथमिकता देता है। वह गुणों तथा दोषों से परिचित होता है, चिंतन तथा कल्पना शक्ति। छठा हो गया कार्य में नवीनता तथा मौलिकता। सातवां हो गया उच्च बुद्धिलब्धि। आठ हो गया अत्यंत जिज्ञासु। और नवा हो गया एकाग्रचित्ता तथा दूरदर्शिता। छठा प्रश्न आपको दे रखा था, सृजनात्मकता का मापन कैसे करेंगे। मापन चित्र पूर्ति परीक्षण, वृत्त परीक्षण, यानी आधा चित्र बनाएंगे आधा उधर बनाएंगे, वृत्त बनाकर उसमें वृत्त में क्या बच्चा बनाता है उसके आधार पर। और प्रोडक्ट एड इम्प्रूवमेंट टेस्ट। और चौथा हो गया टीन के खाली डिब्बों का प्रयोग। निबंधात्मक प्रश्न हम देखिए, पहले व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व, वंशानुगत या जैविक कारण, सामाजिक एवं वातावरणीय कारक, मनोवैज्ञानिक कारक और सांस्कृतिक कारक। ये 4 कारक थे और इनमें ये छोटे छोटे सब कारक थे। दूसरा प्रश्न था व्यक्तित्व की माप तथा विधियाँ। माप से पहले व्यक्तित्व का अर्थ लिखिए, उसकी विधियाँ देखिए। आत्मनिष्ठ विधियाँ, वस्तुनिष्ठ विधियाँ, प्रक्षेपण विधियाँ और मनोविश्लेषण विधियाँ 4 प्रकार की थी। व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपण विधि को बताइए। तो आपने बताई थी रोडसा का स्याही धब्बा परीक्षण। 1 से 10 तक कार्ड लिए थे, स्याही धब्बों से युक्त कार्ड थे और व्यक्ति का मापन कार्ड के द्वारा किया गया था। और व्यक्ति की कल्पना शक्ति एवं प्रत्यक्षीकरण आदि। छठा अध्यापक के लिए महत्व क्या था उसमें ये भी बताया गया था। चौथा प्रश्न है बुद्धि का अर्थ एवं थार्डक और थर्स्टन के बुद्धि का सिद्धांत दीजिए। सबसे पहले इसका अर्थ बताना है बुद्धि का, फिर परिभाषा देनी है बर्ट, वेस्लर और ए स्टीडर्ड के अनुसार। और बुद्धि के सिद्धांत, थार्डक का सिद्धांत क्या था, थार्डक का पूर्ण दृष्टिकोण और थार्डक का पश्चात दृष्टिकोण। और थर्स्टन का सिद्धांत था मानसिक योग्यता। सिद्धांत की आलोचना क्या थी, 2 आलोचना थी, समूह में एक ही प्रकार की मानसिक योग्यता और दूसरे व्यवहार की भविष्यवाणी नहीं होगा, व्यवहार की भविष्यवाणी नहीं होती है। 5 है सृजनात्मकता का अर्थ, तत्व कक्षा में इसे विकसित करने के प्रयास। सबसे पहले सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का अर्थ, फिर परिभाषाएं बिने स्टेगनर और कार्बोस्की, स्टोन और गिलफोर्ड के अनुसार। उसके बाद तत्व कौन से थे, चिंतन, बौद्धिक स्तर मापने में योग्य व्यवहार, मौलिकता तथा नवीनता, मध्यम साहस, सामाजिक स्वीकृति, प्रवीणता। सृजनात्मकता का विकास में क्या था, अध्यापक छात्र संबंध, शिक्षण पद्धति, विद्यालय कार्यक्रम, सृजनात्मक बालों की पहचान करना, कल्पना शक्ति। फिर कक्षा में जो क्रिएटिविटी के पोषण में शिक्षण की भूमिका क्या थी, वो 5 पॉइंट थे कि शिक्षक क्या क्या कर सकता है क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से इकाई नंबर 2 हमारी कंप्लीट होती है।